ये कहानी एक ऐसे कमजोर लड़के की है जो कि समय के साथ एक ताकतवर योद्धा बनता है जिसका नाम रेड है। रेड एक हीरो पार्टी का हिस्सा हुआ करता था जो कि डीमंस को हराने का काम किया करते थे। हीरोज पार्टी के अंदर जो उसका लीडर था उसका नाम रूती था जो कि उसी की ही सिस्टर थी। पर रूती का एडवाइजर चाहता था कि उसका भाई जो है वो इस टीम में ना रहे क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है। ऐसे ही जब वो उसका एक बार टेस्ट लेता है उसमें हार जाने के बाद रेड वहाँ से शर्मिंदा होकर एक जगह पे आ जाता है। वो एक ऐसे टाउन में रहने के लिए आया था जहाँ पे वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और वो रेड नाम से इस गांव के अंदर बस चुका था। उसका एक ही सपना था कि इस गांव के अंदर वो अपनी एक फार्मेसी खोल ले, पर वो यहाँ पे अपनी फुल पावर नहीं दिखा सकता था और वो पैसे अर्न करने के लिए सिर्फ हर्ब्स को इधर से उधर बेचा करता था क्योंकि उसे पता है अगर उसने अपनी पावर लोगों को दिखाई तो उसके ऊपर बेफालतू के शक होने लगेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रेड को रिक्रूट करने के लिए आए थे एज अ गाइड, क्योंकि वो जंगलों के अंदर जाता रहता है पर वो उन्हें मना कर देता है। कमरे के अंदर वो सोचने लग जाता है कि मेरी सेविंग्स इतनी कम है कि मैं अपनी फार्मेसी भी नहीं खोल सकता हूँ। वो जैसे ही सोने जा ही रहा था वहाँ पे एक एल्फ आ जाता है जिसका बेटा काफी ज्यादा बीमार है। वो यहाँ से रेड को लेके जाता है जहाँ पे कि डॉक्टर उसे बताता है कि इसे एक ऐसी हर्ब की जरूरत पड़ेगी जो कि जंगल के अंदर ही मिल सकती है और वो हर्ब यहाँ पे नहीं है। इसलिए रेड जो है वो जंगल की तरफ भागने लग जाता है वो हर्ब लेने के लिए। वो बड़ी ही फुर्ती में तो जाता है पर जब वो जंगल के पास जाता है उसे पता चलता है कि उस जंगल में आग लग चुकी है जो कि उन्हीं एडवेंचर्स की करतूत थी जो कि उन्हें सुबह मिले थे। पर वो बिना टाइम गवाते हुए वहाँ से हर्ब कलेक्ट करने लग जाता है जिससे कि गॉन के बेटे की जान बच सके। हर्ब कलेक्ट करने का काम खत्म ही हो गया था पर तभी वहाँ पे हमें एक मॉन्स्टर को आते हुए दिखाया जाता है। मॉन्स्टर जैसे उस पर अटैक करने वाला था वो अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसे काट के वहाँ से भाग जाता है। गॉन का बेटा बच चुका था। वहीं गॉन जो था वो रेड से उसकी कीमत पूछता है कि आखिरकार वो क्या लेना चाहता है उसके बेटे की जान बचाने के बदले में, जिस पे रेड उसे कह देता है कि तुम मेरी फार्मेसी की शॉप बस बना देना। उसकी ये बात सुन के 4 महीने बाद उसकी फार्मेसी की शॉप भी बना देता है। रेड ने जो है फार्मेसी शॉप के रॉ मटेरियल के लिए पैसे दिए थे पर काम करने के लिए गॉन ने फ्री में ही हाँ कर दिया था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि रेड एक अच्छा कैरेक्टर वाला लड़का था। इनके गाँव में फार्मेसी की शॉप तो बन चुकी थी पर लोग वहाँ पे कम आया जाया करते थे। एक दिन बारिश वाले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि रेड को जानती थी। रेड उसे देख के खुद भी हैरान था। वो दोनों अब आपस में बात करने लग जाते हैं जहाँ पे कि उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लड़की का नाम रेड्स है और रेड्स का ही नाम सोचते हुए रेड ने भी अपना नाम रेड रख लिया था। वहीं रेड्स ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान थी कि वो इस कंट्री के अंदर रहता है जहाँ पे कि वो भी रहा करती थी पर कभी वो रेड को मिल नहीं पाई। रेड अब रेड से पूछता है कि आखिरकार इसका यहाँ पे आने का प्लान क्या था, जिसके ऊपर रेड्स बताती है कि वो एक किंगडम की प्रिंसेस तो है पर वो वहाँ पे राजा के सक्सेशन वॉर के अंदर नहीं लड़ना चाहती है, इसलिए वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे भाग आई है। वो यहाँ पे काम करना चाहती है। वो रेड को ये चीजें बताती है पर रेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक बी रैंक की एडवेंचर है और उसकी फीस काफी ज्यादा होगी और वो उसे रिक्रूट नहीं कर पाएगा। पर दूसरी तरफ रेड जो होती है उसके लिए फ्री में काम करने के लिए मान जाती है पर उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। इस तरह की डिमांड सुन के रेड उसे मना तो करना चाहता था पर वो उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके लिए हर्बल टी बनाता है और उसे पिलाता है जिसका स्वाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब रेड पुरानी बातों को याद करने लग जाता है कि कैसे एक दिन एक टावर्न के अंदर हमें कैसे दिखाया गया था कि रिड्स को परेशान करने वाले लोगों को रिड्स ने काफी अच्छे से सबक सिखाया था जो कि एक थीफ गिल्ड का मेंबर था। उसके बाद वो हीरोज पार्टी की तरफ बढ़ती हुई आई ये कहते हुए कि उसकी किंगडम को किसी भी हीरो पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही डीमंस को मार सकती है। पर अब इसका बर्ताव कितना ज्यादा पहले से बदल चुका है ये बात सारी की सारी रेड उसे बताता है, जिसमें रेड्स भी अब ये बात याद करने लग जाती है कि कैसे इन दोनों के बीच में रात में एक बार बात हुई थी इस चीज को लेके कि डीमन किंग आर्मी को कौन कैसे रोक सकता है, जहाँ पे रेड्स जो है वो बिना हीरोज पार्टी की मदद के उन डीमंस को मारना चाहती थी। पर वहाँ पे रेड चाहता था कि ये अपनी मदद करे पूरी की पूरी, क्योंकि अगर वो लोग इन्हें हरा नहीं पाते हैं तब लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए रेड्स और उसके किंगडम के जनरल इस चीज पे मान जाते हैं। वो हीरोज की पार्टी को एज अ डेकॉय के इस्तेमाल करने का सोचते हैं फ्रंट लाइन पे और वो पीछे से हमला कर देंगे। ऐसा ही होता है पर वहाँ पे जनरल इन्हें धोखा दे देता है क्योंकि जनरल खुद एक डीमन है जो कि अपना भेस बदल के उन्हीं के ही किंगडम में रहता था। ये चीज देखने के बाद में रेड्स काफी ज्यादा घबराने लग जाती है कि जिनके साथ वो अभी तक रहती हुई आई है वो उन्हें धोखा ही दे रहे थे। पर तभी सही समय पर रेड वहाँ पे आ जाता है जो कि डीमन की आर्मी से फाइट करने लग जाता है रेड्स के साथ मिलके। और जैसे वो उनसे फाइट कर ही रहे थे बीच में रूटी भी आ जाती है। रूटी वही लड़की है जो कि रेड की सिस्टर है जिसे कि हीरो भी कहा जाता है। वो जैसे ही
ही आती है वो सभी डीमंस को मार देती है। रेड्स इस तरह की पावर देख के खुद भी हैरान थी कि इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हैं। पर दूसरी तरफ इसकी एक गलती से इसके कितने सारे साथी मारे गए हैं। कमरे में वो काफी ज्यादा रोती है, जहाँ पे कि रेड उसे शांत कराता है और उसे हीरोज पार्टी का हिस्सा बनने के लिए भी कहता है, जिसपे रेड्स मना कर देती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगी। जहाँ पे कि रेड अपनी मोटिवेशनल लाइन मारने लग जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि लोगों के अंदर साहस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि उनके पास ताकत ही हो, साहस के साथ भी काफी सारी जंग जीती जा सकती है। इस तरह की लाइन से रेड्स उस समय काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। रेड ये सारी बातें उसे याद दिला रहा था। इन बातों को याद करते हुए रेड्स काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। अब वो ये कहती है कि वो इसके साथ इसकी ही शॉप में हाथ बटाना चाहती है। इस तरह की बात को तो सुन के हमारे रेड का चेहरा पहले लाल पड़ जाता है। जब उसे अच्छे से ये बात समझ में आती है तब इस बात को तो वो बचा भी नहीं पाता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जो कि खाने के बाद में रेड्स को काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो उसी के साथ अब यहीं पे रहने का पक्का इरादा कर चुकी थी, वो भी बिना किसी पैसे के। वो उसका साथ बटाने की बात करने लग जाती है। रेड जो था वो शुरुआत से ही इसके आने से ही काफी ज्यादा शॉक्ड था। इसके यहाँ पे रहने से अब तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसलिए अगले दिन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेड अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे कि रेड्स उसके साथ ही सो रही थी। अब वो बाकी के काम भी करने लग जाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, बाहर उनकी फार्मिंग के ऊपर हाथ साफ करना। साथ में ये दोनों मार्केट जाने का प्लान करते हैं क्योंकि इन्हें फार्मेसी के लिए हर्ब और खाना भी चाहिए। मार्केट घूमते घूमते वहाँ पे गॉब्लिन उन्हें अपनी शॉप पे बुलाता है, जो कि फर्नीचर की थी। पर वो गॉब्लिन ये देख के हैरान है कि रेड्स, जो कि एक बी रैंक एडवेंचर है, वो आखिरकार रेड के साथ कैसे है। रेड्स वहाँ पे काफी ज्यादा शॉपिंग करती है और उन्हें अपने सब स्पेस में डाल लेती है। वो बड़ी बड़ी चीजें अपने सब स्पेस में नहीं डालती है, वो उनका ऑर्डर देके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो बात करते हुए चल रहे थे, जहाँ पे कि रेड की नजर गॉन के बेटे पे पड़ती है, जिसे कि एक मोटा बच्चा पीट रहा होता है। वो अब उसे बचाने के लिए जैसे ही जाता है, वो बच्चा उस पर एक पत्थर फेंक के मारता है, पर रेड उसे डॉज कर लेता है। अब वो उस बच्चे से पूछता है कि आखिरकार ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे, जिसपे कि गॉन का बेटा बताता है कि उसे अभी उसकी ब्लेसिंग मिली है, इसलिए वो अपनी ब्लेसिंग की पावर हम पे दिखा रहा था। ये बात सुनकर रेड उन्हें बताता है जब भी किसी को कोई ब्लेसिंग मिलती है, यानी कि पावर वाले एट्रीब्यूट, तब वो लोग इस तरह के एरोगेंट बन ही जाते हैं, उनके ऊपर ताकत का भूत सवार हो जाता है। ये बात सुन के गॉन का बेटा कहता है कि अगर मेरे पास कोई ब्लेसिंग होगी तब मैं उसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक दूसरा बंदा मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, यानी कि जो पहले काइंड थे वो काइंड नहीं रहेंगे। इस प्रकार ये बात सुन के वहाँ पे रेड्स उसकी मदद करते हुए कहती है तुम इस प्रकार की बातें मत सोचो, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है वो पावर आने के बावजूद भी अच्छा रहता है। गॉन के बेटे का दोस्त जो होता है, जिसका नाम एल था, वो उनसे पूछता है कि आखिरकार आपकी ब्लेसिंग क्या है, जिसपे रेड उससे अपनी ब्लेसिंग बताने से मना कर देता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा खास नहीं। ये कह के वो चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अपनी मेडिसिन को लॉन्च कराने के लिए काउंसिल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे कि वहाँ का लीडर उन्हें भगा देता है। अब रेड्स अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करती है, वो उसके भी बॉस के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे कि वो बताता है कि मोटे ने इससे पहले एक और मेडिसिन को मंजूरी दी थी, पर अब वो एक ड्रग की तरह काम करने लगा है। लोग उसे ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि एक मेडिसिन की तरह। ये बात जान के वो लोग हैरान थे, पर वहीं दूसरी तरफ वो काउंसिल का लीडर जो था, उनकी दवाई के लिए उन्हें मंजूरी दे देता है। अब उन्हें दवाई बेचने की मंजूरी तो मिल चुकी थी, पर आखिरकार वो कैसे लोगों को मनाएंगे अपनी दवाई खाने के लिए, उस पर वो बात करने लग जाते हैं। जहाँ पे कि रेड्स उससे बताती है कि तुम खाना अच्छा पकाते हो, क्यों ना तुम उन्हें कुकीज के अंदर डाल के बेचो। ये बात तो सुनकर रेड को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इस तरह की चीज पे। अब वो काफी सारी कुकीज बनाता है जो कि वाकई में टेस्टी थी। रेड अब उन कुकीज को बेचने लग जाती है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगती है और काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग भी। उनकी अब स्टोर काफी ज्यादा काम करने लग जाता है। दोपहर तक सारी दवाइयाँ खत्म हो जाती है और इस चीज पे वो काफी ज्यादा खुशी मनाते हैं। रेड काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है जब रेड उसे झुलाता है। वहीं रेड उसकी काम से काफी ज्यादा खुश था। अब उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो अपना काम करती थी तो दूसरी तरफ रेड अपना काम करता था। दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, जहाँ पे कि कुछ लोग आते हैं जो कि रेड्स को उसके पास काम करता हुआ देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एक लड़की तो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो रेड को प्यार करती थी, पर रेड के साथ रेड्स रह रही है। दूसरी तरफ रेड्स उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए एक हनी वाइन लेके आओ, आज रात को हम कैंडल नाइट डिनर करेंगे। ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे हमारा रेड अकेला था, जहाँ पे कि एल्बर्ट आ जाता है, जो कि एक सी रैंक एडवेंचर है।
वो यहाँ पे आके उसे कहता है कि तुमने ही उस दिन जंगल के अंदर उस बीस्ट को मारा था, मुझे ऐसा लगता है, क्यों ना तुम अपनी असली ताकत मुझे दिखा दो। ये कहने के बाद वो उससे और भी चीज़ें पूछता है, पर रेड उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि अगर मैं इतना ही ताकतवर होता तो मैं डी रैंक एडवेंचर नहीं होता, जिसके ऊपर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, रेड गिरने का नाटक करता है। तो दूसरी तरफ एल्बर्ट उस पर गुस्सा हो ही रहा था कि रेड्स वहाँ पे आ जाती है, जो कि उसकी तलवार हमारे रेड पे देख के उस पर गुस्से से भड़क जाती है। ये चीज देखने के बाद एल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। रेड सब काफी ज्यादा खुश थी कि वहाँ पे हमारा जो रेड है वो हनी वाइन लेके आया था उसके साथ कैंडल नाइट डिनर करने के लिए। रेड उसे अपना गुस्सा थूकने को कह देता है क्योंकि आज की रात उनके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है। रात को वो कैंडल नाइट डिनर करते हैं, साथ में हनी वाइन भी पीते हैं, पर उनके पास नहाने का साधन नहीं था, इसलिए वो सोना की तरफ निकल जाते हैं। सोना की तरफ निकल तो जाते हैं, पर सोना में काफी ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं, जहाँ पे कि उसे गॉन भी मिल जाता है, जिनके साथ वो वहाँ पे कंपटीशन करता है कि कौन कितनी देर तक टिक सकता है, जिसमें हमारा रेड जीत जाता है। वहीं सोना का मालिक अब शिकायत करने लग जाता है कि जब से एक नया सोना बना है सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं, उसका काम ठप पड़ चुका था। रेड से उस बंदे की मदद करना चाहती थी क्योंकि वो उम्र में काफी ज्यादा बूढ़ा था और फिर भी वो काम करके पैसे कमाता था। वो ये सारी बातें अपने दोस्तों से करने लग जाती है, यानी कि गॉन की वाइफ से। पर तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रेड आ जाता है। रेड कहता है क्यों ना फिर हम उस बूढ़े आदमी की मदद करें। ये कहने के बाद वो कुछ हर्ब्स को लेके जाता है जो कि उसे सोना में उसे लगाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वहाँ पे एक ऐसा फ्रेगनेंस आया जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने लगा और वहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी। इस वजह से वो दुकान का मालिक उन्हें शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी मदद से ये दुकान अब काफी ज्यादा चलने लगी थी। दूसरी तरफ रेड जब अपने घर पे रेड्स के साथ निकल रहा था, रेड्स उसे बताती है कि पिछले दिन उसने हनी वाइन क्यों पी थी। उसके किंगडम के अंदर ये रस्म है, जो कोई भी हनी वाइन एक दूसरे के साथ पिएगा वो इटर्नल लाइफ तक एक साथ रहेंगे। ये बात सुन के तो वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि एक डायरेक्ट उसके लिए प्रपोजल था जो कि पहली बार रेड्स ने किया था। वो काफी ज्यादा खुश था। वो दोनों अब घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे कि हमें घर पे दिखाया जाता है कि उन दोनों की लाइफ नॉर्मल थी, पर कुछ ताकतवर लोग यानी कि एडवेंचर गिल्ड के मालिक वहाँ पे आ जाते हैं। वो रेड्स से मिलना चाहते थे, वो रेड्स को रिक्रूट करने के लिए आए थे, पर वहाँ पे रेड उन्हें कह देता है कि रेड्स अभी यहाँ पे नहीं है, जब वो आएगी तब वो उनसे मिल सकते हैं। रेड्स को वो कमरे में जाके सारी बातें बता देता है। रेड्स उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गेट पे जाके उन्हें चमकाने की सोचती है, पर तभी वहाँ पे थीव्स गिल्ड का मालिक आ जाता है जो कि रेड को वहाँ पे घूस देने के लिए आया था कि वो रेड्स को छोड़ दे। पर वहाँ पे रेड कहता है कि चाहे तो मुझे कितनी महंगी चीज दे दो या कितनी ही रेयर, मैं रेड्स को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी ये बात सुन के थीव गिल्ड का मालिक काफी ज्यादा हैरान था कि इंसान को हमारे पैसे से टेम्पटेशन नहीं हुई। तो दूसरी तरफ रेड्स बाहर जाके सभी गिल्ड मास्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो हमेशा रेड के साथ रहेगी, ना कि किसी गिल्ड से एफिलिएट। रेड्स की सारी बातें रेड सुन लेता है, इसलिए उसे पास में बुला के उसे एक एंगेजमेंट ब्रेसलेट देता है। ये चीज भी अब उसका डायरेक्ट प्रपोजल था तो हमारी रेड्स के लिए, इसलिए रेड्स भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अब वो दोनों ऑफिशियली एक कपल बन चुके हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो पास्ट के अंदर एक दिन एक जंगल से गुजरते हुए दूसरी तरफ जा रहे होते हैं किंगडम के, क्योंकि वहाँ पे फाइट होने वाली थी। वो जैसे ही जंगल से गुजर रहे होते हैं उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ की एल्फ शायद से रेड को प्यार करती है। इसी वजह से रेड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर वो साफ साफ गुस्सा शो नहीं कर रही थी। तो एक दिन वही जो एल्फ होती है वो रेड्स को अपने साथ एक दूसरी तरफ जगह पे लेके जाती है, जहाँ पे वो उससे बात करने लग जाती है कि वो जैसा सोच रही है वो वैसा नहीं है, वो रेड से प्यार नहीं करती है। एल्फ बताती है कि रेड काफी ज्यादा अच्छा इंसान तो है, पर इंसान की लाइफ काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। अगर वो उससे प्यार करेगी तो उसकी बाकी की जिंदगी दुखों में गुजरेगी, इसलिए वो उसका साथ नहीं दे सकती है। पर दूसरी तरफ रेड्स एक ह्यूमन है जिसकी लाइफ उसी के ही बराबर है। अगर वो उससे प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है, तब उसे काफी ज्यादा खुशी होगी। उसकी ये बात सुन के खुद रेड्स भी हैरान थी कि आखिरकार ये एल्फ लड़की क्या बड़बड़ा रही है। पर दूसरी तरफ वो जानती थी एल्फ गर्ल जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। वो जंगल के अंदर से निकल के दूसरी तरफ आते तो हैं, पर उन्हें वहाँ पे एक सरप्राइज मिलता है कि जैसे ही स्ट्रेटेजी मास्टर ने, यानी कि जो कि रेड का एडवाइजर है, उसने एक मशीनरी को एनरोल किया था, पर उसने हमारे दुश्मनों का साथ दिया। इसी वजह से उन्हें ध्यान भटकाना पड़ेगा और एक दूसरे किंगडम की आर्मी को यहाँ पे एज अ रीइंफोर्समेंट लेके आना पड़ेगा, जिसके अंदर रेड्स और हमारा रेड जो है
वो उस आर्मी के साथ फाइट करने का वादा करते हैं। तो दूसरी तरफ रोटी जो है वो वहाँ पे जाएगी दूसरे किंगडम में और इन्फोर्समेंट लेके आएगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो इन्फोर्समेंट लेके तो आते हैं। रोटी काफी ज्यादा गुस्से में एक एक डीमन को मारने लग जाती है। इस तरह की पावर को देख के खुद रेड्स भी हैरान थी, इसलिए रेड्स उनकी पार्टी में नहीं आना चाहती है, क्योंकि अगर वो इनकी पार्टी में आएगी तो वो सिर्फ उनके लिए एक ऑब्स्टिकल बनेगी, क्योंकि रोटी खुद इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही डीमंस को मार सकती है। तो दूसरी वजह ये थी कि रेड के पास में रोटी किसी को भी जाना देखना पसंद नहीं करती थी। अगर वो जाएगी तो रोटी के साथ में उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे। पर अभी उसकी सिस्टर यहाँ पे नहीं है, तो उसके पास ये चांस है। शाम के समय हमें थीव गिल्ड के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रेड्स को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए आया था। वो उसे अपनी गिल्ड में आने के लिए कहता है, साथ में वो उसी के ही किंगडम का एक एडवेंचर गिल्ड का हिस्सा है। वो उसे अपने किंगडम में बुलाने के लिए आया था, पर वो मना करके जा रही थी। तब वो रेड का नाम लेता है। रेड का नाम उसके मुंह से सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे पीटती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो किंगडम में ना लौटेगी, ना वो तुम्हारी गिल्ड का एक हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि अब वो अकेले ही रेड के साथ रहना पसंद करती है। ये कहने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि रेड डॉक्टर को कुछ अपने सैंपल्स दिखाता है मेडिसिन के। वहीं डॉक्टर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पे एक न्यू ड्रग आ चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके चाहने वाला वो ड्रग्स का एडिक्ट बन चुका है। पर उसके पास एक दवाई थी जिसकी मदद से वो उस ड्रग के वो सर को थोड़ा कम कर सके। डॉक्टर ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान था कि रेड इतना ज्यादा होशियार है कि उसने इसका एंटीडोट भी जल्दी ही ढूंढ लिया। लोग उससे काफी जल्दी तो आराम पा रहे थे, पर ये जो ड्रग है वो सभी लोगों में ना फैल जाए, इसलिए वो इसकी जड़ का भी पता लगाने की बात करने लग जाते हैं। डॉक्टर को बाय बोल के अब रेड जो है वो वहाँ पे रेड्स के पास आ जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते और अपनी फर्स्ट डेट के ऊपर बात करने लग जाते कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, जिसके ऊपर रेड के पास एक आइडिया था, क्यों ना वो एक नहर के पास जाए और वहाँ पे वो अपना नहाना धोना करे, जिसके ऊपर वो भी मान जाती है, क्योंकि ये नेचर से जुड़ी हुई चीजें थी। वो ऐसा ही करते हैं। वो एक रिवर के पास में जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा मौज और मस्ती करते हैं। इसी प्रकार उनकी पहली डेट इसी प्रकार खत्म होती है। वो दोनों न्यू कपल थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ पे थोड़े मजे करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उनकी डेली लाइफ वापस से शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि दुकान के ऊपर आए हुए कस्टमर्स को दवाई देना। अब वहाँ पे रेड जो था वो रेड से बातें करने लग जाता है न्यू ड्रग के ऊपर कि आखिरकार वो लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। पर तभी उनकी फार्मेसी का गेट खुलता है, जहाँ से एक इंजर्ड पर्सन आता है। बड़ी ही जल्द ही रेड उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। जब वो फार्मेसी के बाहर टाउन में जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं काफी सारे लोग बड़ी बड़ी एक्स को पकड़ के लोगों को मार रहे होते हैं, बल्कि इनका प्रोफेशन तो कुछ और है। ये इतने बड़े वेपन को कैसे स्विंग कर सकते हैं। रीड्स के दिमाग में ये बात घूम रही थी। जब वहाँ पे एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं और उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, कि तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है एल्बर्ट की। एल्बर्ट वही एडवेंचर है जो कि सी रैंक है। वो बड़ी ही तेजी से अपनी एरोस का इस्तेमाल करता है और एक एक करके काफी सारे लोगों को मार देता है। रीड सिर्फ उन्हें बेहोश करके उन्हें दवाई से ठीक करना चाहती थी, पर एल्बर्ट ने उन्हें मार दिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड उसी के सामने फेंक देती है, क्योंकि अगर उसकी स्वॉर्ड उसके सामने रहेगी तब वो उसे बड़ी ही आसानी से जल्द ही मार देगी। पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने का ये आइडिया अच्छा था। फार्मेसी के अंदर अब हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो दोनों बात कर रहे थे कि इस ड्रग के ऊपर अभी तक किसी का भी पता नहीं चला है कि इसे कौन फैला रहा है। न्यूज के अंदर ये बात अभी तक चालू है। वो दोनों जब बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे गॉन का बेटा टोंटा और उसका दोस्त एल आ जाता है। वो उन दोनों को देख के हैरान थे। वो उनसे पूछते हैं कि उनके आने का कारण क्या है, जिसपे कि गॉन के बेटे का दोस्त यानी कि एल को उसकी ब्लेसिंग मिली है, जो कि वेपन मास्टर है। वो अपनी ब्लेसिंग को लेके थोड़ा परेशान है। उसकी ये बात सुन के हमारा रेड बताता है, तो अच्छा, तो तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें किस वेपन को अपना मास्टर बनाना चाहिए, किस वेपन को तुम्हें अच्छे से चलाना आना चाहिए। स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा कॉमन चीज है, इसे तुम्हें कुछ अपने लिए खास ढूंढना पड़ेगा। तुम जैसे ही वेपन को टच करोगे तुम्हारी कंपैटिबिलिटी उससे पता चल जाएगी। तो दूसरी तरफ एल्बर्ट की असिस्टेंस उनसे आके माफी मांगती है एल्बर्ट के पिछले दिन की वजह से। एल्बर्ट को एक ऐसी ब्लेसिंग मिली है जो कि काफी ज्यादा रेयर है, जिसे कि चैंपियन कहा जाता है, जो कि अपने सारे स्ट्रगल को ओवरकम करके ताकतवर बनता है, पर वो इस स्किल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये बात रेड उसे बताता है, इसलिए क्या है पता वो शायद इस टाउन में आया हो और यहाँ का हीरो बनना चाहता हो, पर वो भी गलत रास्ते पे चल रहा है। उसकी असिस्टेंट को ये सारी बात वो बता देता है। अगर एल्बर्ट को कुछ अच्छा करना है तो उसे अच्छा बनना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रात के समय, जब वो हनी मिल्क टी पी रहे थे, वहाँ पे हमारे रेड को अपनी सिस्टर की याद आने लग जाते, क्योंकि वो भी यही हनी टी पिया करती थी। जब वो दोनों बच्चे थे उनके माँ बाप जलेबी लाने के लिए गए थे, पर उसके बाद वो कभी भी नहीं लौटे।
जहाँ पे कि उनकी बेटी तो जलेबी की ही दाढ़ में थी, पर उसका बेटा समझ चुका था कि वो जलेबी लेने नहीं बल्कि हमें छोड़ के चले गए हैं। इसलिए वो अपनी बहन का साथ देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेके आऊँगा। पर उसकी बहन कहती है कहीं तुम भी जलेबी का बहाना करके यहाँ से चले तो नहीं जाओगे, जिसपे वो मना करता है क्योंकि वो डरता नहीं है किसी से भी, वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। उसकी ये बात सुन के उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इस तरह की मेमोरीज याद करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रात के समय डॉक्टर जो था वो एल को लेके आता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। रेड उसे ठीक करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो डीमो का नाम लेता है। डीमो वही लड़का है जो कि उसे परेशान किया करता है, वही मोटा लड़का जिसे कि शुरुआत में दिखाया था। उसने उसके पेरेंट्स को भी पीटा। रेड उसके पेरेंट्स को ठीक करने के लिए जाता है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। वो भी एक बड़ी सी एक्स लेके इनके पीछे पड़ चुका था, यानी कि उसने भी शायद से वही ड्रग्स लिए होंगे। काफ़ी सारे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि उसके फादर इस सिटी के गार्ड के हेड थे और वो अपने बेटे को छिपाने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो उसके घर के सामने हंगामा शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो एल था वो वहाँ पे वेपन के चलाना सीखना चाहता था क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद करना चाहता है। इसलिए वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेड्स उसे अपने स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें कि वो अपना पूरा जी जान लगा के दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेड कह रहा है तुम्हारी मेहनत ये रंग जरूर लाएगी। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे गॉन आ जाता है अपनी वाइफ के साथ में। गॉन जैसे ही वहाँ पे आता है वो उन्हें बताता है कि उनके बेटों को एडम के फादर ले जा चुके हैं, वो भी कुछ गार्ड के साथ। मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसका भाई उसे बचाने तो गया था पर उन्होंने उसे वहाँ से भेज दिया था। ये बात सुन के रेड जो था वो सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड के मालिक के पास जाता है और उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाता है, ये कहते हुए कि गार्ड हेड जो है वो उनसे जल्दी ही बात करे। ये सारी जो एप्लीकेशन थी वो वहाँ पे कुछ गार्ड्स को दिखाते हैं, जिसकी वजह से न्योन उनसे आके मिलता है जो कि एडम का फादर है। वो लोग वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं, यानी कि गॉन के बेटे को। अब वो लोग ये बात करने लग जाते हैं कि न्योन का जो बेटा है जरूर उसने ड्रग्स लिया होगा तभी उसने अटैक किया है। पर तभी गॉन का बेटा अब उन सभी को सच बताने लग जाता है कि कैसे मोटू इस तरह का बुरा इंसान नहीं था। उसकी बेशक से अवेकनिंग हुई तो थी पर उसने जब मुझे पीटा था तब उसने बड़ी ही जल्दी माफी मांग लिया था और साथ में वो ये भी बात किया करता था कि वो कैसे इस टाउन की रक्षा करेगा। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे। वहीं मोटू का जो फादर था वो कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे तो उसकी खुद चिंता है कि आखिरकार वो है कहाँ पे। उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा वरना उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। वहीं गॉन के बेटे की सारी बातों को सुन के वो सभी एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि जरूर उसने शायद से ड्रग्स लिए होंगे। ये बात सुनते ही जो वहाँ पे न्योन था वो बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वहाँ पे सिर्फ रेड्स और रेड से वो बात करना चाहते हैं। वो उनसे कहता है क्यों ना तुम इस ड्रग के पीछे के राज को ढूंढो और जो कोई भी इसके पीछे है उसे सजा दो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये करो तो मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत के पैसे भी दूंगा। जिसपे रेड शुरुआत में मना तो करती है पर रेड उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि हम लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। पर वो ये भी कहता है कि जरूर आपके बेटे मोटू ने वो ड्रग्स लिए होंगे, जिसके ऊपर न्योन मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने उन्हें इन सारी बुरी चीजों से बिल्कुल दूर रखा है, वो कभी भी ड्रग्स नहीं ले सकता है। वहीं वो ये भी बताता है कि ये ड्रग्स से शायद से कोई बंदे की सेकंड अवेकनिंग हो जाती है। उसकी बातें उन्हें हैरान कर देने वाली थी। पर दूसरी तरफ वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेड अपनी क्लिनिक पे अकेला जाता है क्योंकि रेड्स मिशन को पूरा करने के लिए निकल चुकी थी। जहाँ पे कि एल पूछता है कि अब मुझे ट्रेनिंग कौन देगा, जिस पे रेड उसे खुद ट्रेनिंग देने का वादा करता है। वो उसे काफी ज्यादा पीटता है ट्रेनिंग के अंदर, जिसके ऊपर एल कहता है कि आखिरकार जब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्यों अभी तक आप एक डी रैंक एडवेंचर हो। जिसके ऊपर रेड उसे बताता है कि मुझे ताकतवर बनने का शौक नहीं है, मैं एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एल उसे ये भी बताता है जब वो लोग क्लिनिक पे नहीं थे तब थीव गिल्ड का यहाँ पे एक बंदा आया था जिसने कि उसे एक स्वॉर्ड भी दी थी और वो स्वॉर्ड देखने में काफी ज्यादा पावरफुल भी लगती है। ये बात तो सुन के रेड भी खुद भी हैरान था। वो स्वॉर्ड को देखता है जिसपे कि एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा हुआ था। ये सारी बातें वो अपने तक ही रखता है। वहीं दूसरी तरफ एल कहने लग जाता है क्या मैं सच में आपके जितना ताकतवर आगे आने वाले फ्यूचर में बन पाऊंगा। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहा था, जिसपे उसे रेड बताता है कि हर कोई मेरे जितना ताकतवर बन सकता है अगर वो अपने वेपन से अच्छे से कंपैटिबिलिटी बैठाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है थीव गिल्ड के एक बंदे के पास वही ड्रग निकलता है जो कि रेड्स उससे छीन लेती है। पर वो बंदा जो था वो रेड्स की तरफ गलत आंखों से देखता है कि जैसे ही रेड्स दूर हटती है वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है।
इस तरह का सीन देख के खुद रिट्स भी हैरान थी कि आखिरकार ये क्या हुआ। उसके शरीर से निकला हुआ गीला जो लिक्विड था वो उसके शरीर पे चिपक चुका था, स्वॉर्ड उससे नहीं निकल रही थी, इसलिए वो अपनी फिजिकल पावर से वहाँ पे लोगों को पीटने लग जाती है जो कि थीव गिल्ड के ही मेंबर थे। तभी वहाँ पे एक मसल मैन आता है जो कि रिट्स की काफी ज्यादा मदद करता है, जिसका की नाम डैन है, जो कि हीरोज पार्टी का एक हिस्सा है। वो यहाँ पे रेड को ढूंढने के लिए आया है, ये बात उसे बताता है, पर शायद से अब उसका मिशन उसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पे ये इसे देखती है, रिट्स भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम रेड को लेके तो नहीं जाओगे, जिसपे वो मना करता है और वो इसे ये भी कहता है कि तुम डीमंस और मेरे बारे में तुम बिल्कुल भी रेड को मत बताना, और उसे अपनी घर की लोकेशन भी बता देता है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारे जितने भी लोग थे ये डीमंस थे। खुद रिट्स भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार डीमंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस तरह के गाँव में डीमंस को नहीं होना चाहिए था, जिसपे डैन कहता है जरूर ये इनकी किसी तरीके की चाल होगी। ये बात सुनकर रिट्स भी हैरान थी। वो घर पे जाती है, रेड के लैब पे वो बैठ जाती है और कहती है कि आज मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, आज मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, और साथ में मुझे इस ड्रग के उस सोर्स का ही पता लगाना है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। उसके बाद सुनकर रेड उसे आराम करने के लिए कहता है और साथ में उसे एक वेपन भी दिखाता है जो कि थीव्स गिल्ड के एक मेंबर ने दिया था, यानी कि थीव्स गिल्ड ही इसके पीछे हो सकती है। जरूर ये उनकी किसी न किसी तरीके की चाल है, वेपन देके कुछ वो बड़ा करना चाह रहे हैं। रिट्स खुद भी ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पे कि रेड उसे उसका ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा काम किया है। अगले दिन वो एल को उसकी पसंद का वेपन दिलाने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे कि बोना ब्लैकस्मिथ जो है उसे उसकी मनपसंद के वेपन देता है। वहीं मार्केट से आते हुए वो लोग देखते हैं कि कैसे लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं हेड गार्ड के ऊपर, क्योंकि उसका बेटे की वजह से काफी सारी मुसीबतें यहाँ पे आ खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये प्रोटेस्ट और कोई नहीं बल्कि थीव्स गिल्ड के लोग ही कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब उनके घर में बेड आ जाता है रेड और रिट्स के। अब वो दोनों एक ही बेड पे सोते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनका गेट कोई नॉक करता है, इसलिए वो शांति से सो जाते हैं अगले दिन के सूरज को देखते हुए। रिट्स अपना फेस बदलती है और एक क्लॉक को पहन के इधर से उधर घूमने लग जाती है, जहाँ पे कि उन्हें थीव गिल्ड के कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि देख के वो समझ जाते हैं कि जरूर यही उन ड्रग्स के पीछे हैं। वो उनसे फाइट करने की बात करने लग जाती है, पर तभी वो लोग जो थे, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन लग रहे थे, वो बल्कि नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर थे, जो कि थीव गिल्ड्स का फायदा उठा रहे होते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस को तो बड़ी आसानी से रिट्स ने मार दिया था, पर तभी उनका लीडर जो कि उनके बीच में था, जो कि एक डीमन था, वो अपने असली भेस में आता है। रिट्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक डीमन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे बड़ी ही जल्दी मारने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एल जो था वो अपनी केमिस्ट की शॉप पे था, यानी कि फार्मेसी की, जिसने कि उसे वेपन दिया था, वो वहाँ पे आ जाता है, जो कि कुछ गार्ड के साथ मिला हुआ था। वो उसे ले जाने के लिए यहाँ पे आए थे। उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस इसलिए दिया था कि उन्हें किडनैप नहीं ये पता लगा सके कि कौन कहाँ पे कब है। इस चीज का फायदा उसने उठाया और एल के पास जब कोई भी नहीं था, वो एल को किडनैप करने के लिए आ गए। एल काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार वो उसे किडनैप क्यों करना चाहते हैं। ना वो इतना शक्तिशाली है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है, फिर भी वो उसे किडनैप क्यों करना चाहते हैं। जैसे ही वो थीव गिल्ड के पास में जाते हैं, वहाँ पे हमें गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मैंने इसी ही पल का इंतजार किया था कि कब मैं इस टाउन के ऊपर कब्जा करूं और यहाँ का हीरो बन जाऊं, हर एक चीज मेरे ही मुताबिक चले, जिसके लिए मैंने काफी ज्यादा प्लानिंग की थी, जो कि आज सफल होने को आई है, जिसके अंदर तुम एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हो। वो उन्हें बताता है कि उसकी ब्लेसिंग काफी ज्यादा बेकार थी, पर कुछ एक्स डीमंस की मदद से उसे डेमोनिक ब्लेसिंग मिल गई और उसने अपनी ब्लेसिंग्स को बदल लिया। ऐसे ही वो उन लोगों की मदद करना चाहता है जिनकी ब्लेसिंग उनके लिए श्राप है। वो उन्हें बदल के उन्हें एक ताकतवर योद्धा बनाना चाहता है। इसके लिए उसने डीमंस की मदद ली है और वो लोगों की अब ब्लेसिंग्स को बदल सकता है, जिसके अंदर की अब एल उनकी मदद करने वाला है, क्योंकि एल ही वो चिंगारी है जो कि उनकी आग को बढ़ाने के में मदद करेगा। उन्हें ये भी बताता है कि वो इस टाउन के अंदर बाहर से आया है, वो यहाँ पे अपनी ताकत लोगों को दिखाना चाहता है, वो इस जगह पे राज करना चाहता है। एल उसकी बात तो सुन के काफी ज्यादा हैरान था, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोटू आ जाता है। मोटू से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि मोटू ने भी वही ड्रग ले लिया था और उसे ये बात पता चलती है कि पहले ही थीव्स गिल्ड के मालिक ने मोटू को किडनैप कर लिया था, जिसकी मदद से वो यहाँ पे नाइट्स के कैप्टन का नाम लगा देता है। वो कुछ लोग जो कि नाइट ऑफ कैप्टन के ही नीचे काम किया करते थे, वो उनका ब्रेन वॉश कर देता है और वो वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी इस टाउन के वासियों हो, जो कोई भी बाहर से इस टाउन में रहने के लिए आया है, ये हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसे कि एल के पेरेंट्स के ऊपर हमला हुआ था। वो कुछ गार्ड्स को बुलाता है, गार्ड्स ये गवाही
गवाही देते हैं कि हाँ, कैप्टन ने ही हमें कहा था हमारे बेटे को छिपाने के लिए, जिसकी मदद से उनका बेटा बच सके और बाकी के टाउन के लोगों की जान को खतरा हो सके। ये बात तो सुन के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब वो एल को उसे मारने के लिए कहता है। एल उसे मारने तो नहीं जा रहा था, इसी वजह से वो जो गॉब्लिन था वो उसका ब्रेन वॉश करने लग जाता है, पर वो उसकी ब्रेन वॉश की पावर से बाहर निकल आता है। वो उसे कहता है कि मैं इसे नहीं मारने वाला हूँ, ये मेरा दोस्त है। उसकी ये बात सुनकर उस गॉब्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एल अपने मन के ऊपर काबू बनाए रखा हुआ था। वो मोटू की रस्सियों को काट देता है। मोटू आजाद हो चुका था, पर उन्हें क्या पता था मोटू जैसे ही आजाद होता है वो किसी भी वेपन को कहीं पे भी देख ले तब उसके अंदर वही डिमोनिक ब्लेसिंग वापस से आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसने एक बंदे के पास एक्स देखी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगा था। इसलिए अब अपना जो गॉब्लिन है वो उसे कहता है अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो शायद से ये तुम्हें मार देगा, तुम्हें अब जल्द ही फैसला करना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे हमारा रेड आ जाता है। रेड ने बड़े ही आसानी से गॉब्लिन के पास के काफी सारे लोगों को पीट दिया था और वो कहता है तुम बच्चों से इस तरह की हरकत नहीं करवा सकते हो, तुम चाहते हो कि ये सभी लोग एक डिमोनिक ह्यूमन में बदल जाओ और एक दूसरे का कत्ल कर दे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वो उन दोनों को पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं पे वो मास्टर उन लोगों को रोकने के लिए कहता है पर उन्हें कोई रोकता नहीं है। जहाँ पे कि रेड जो था वो मोटू को एक टॉनिक देता है जिससे कि वो डिमोनिक ब्लेसिंग को रोक सके। पर तभी थीव्स गिल्ड के मालिक का साथ देने वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जहाँ पे कि हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे थीव्स गिल्ड के मालिक और कुछ गॉब्लिन्स के साथ में वहाँ पे आ चुका था, जो कि फाइट करने के लिए आया था हमारे रेड से। पर रेड बड़े ही आसानी से उनके अटैक को डॉज कर रहा था और उसकी वुडन की स्वॉर्ड की मदद से उन्हें हराने में भी कामयाब हो पा रहा था। एल्बर्ट इस तरह की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच में पड़ गया था कि आखिरकार ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, और वो उससे फाइट करने के बारे में कहने लग जाता है। थीव गिल्ड के मालिक के ऊपर उसे एक शैडो दिखाई पड़ती है। उस शैडो के बारे में जब वो पूछता है तब उसे ये बात पता चलती है कि वो डेमिस है और उसने उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये बताते हुए कि वो इस पूरी जगह पे कब्जा करा देगा थीव गिल्ड के मालिक का। पर दूसरी तरफ शायद से वो उसका सपना पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए अब उसने एल्बर्ट के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। वहीं एल्बर्ट का जो सपना था वो ये है कि वो हीरोज पार्टी के साथ में जुड़ना चाहता है। वो यहाँ की जनता को इस तरह के पावरफुल वॉरियर्स में कन्वर्ट कर देना चाहता है डेमिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ फाइट कर सके। अब वो वहाँ पे रेड को उसकी टीम का एक मेंबर बनने के लिए कहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी ताकतवर इंसान है और वो भी अब हीरो की पार्टी का एक मेंबर बन सकता है। पर दूसरी तरफ रेड जो होता है वो उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि मैं कोई भी हीरो पार्टी का ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के वहाँ पे एल्बर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आखिरकार मना क्यों कर रहा है, ये तो बल्कि एक पावरफुल वॉरियर है और ये अपनी पावर छिपा के ऐसा क्या करना चाहता है। वहीं वो उसे वापस से अपनी टीम में आने के लिए कहता है कि तुम रेड अगर मेरी टीम में आ जाते हो तो शायद से तुम बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाओगे। पर रेड के इनकार वापस से करने पे अब एल्बर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एल्बर्ट उससे अब फाइट करना चाहता था, पर तभी काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं एडवेंचर गिल्ड के मालिक के साथ में, जो कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए थे। एल्बर्ट चाहता था कि वो एक हीरो की मौत मरे, यहाँ पे इस तरह जेल में ना जाए। वो अभी भी रेड को उससे फाइट करने के लिए कहता है, जिस पे रेड कहता है कि मेरे को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, मुझे लगा था कि तुम इस टाउन के हीरो बन सकते हो, शायद से मैं गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन दोनों की बात जैसे ही खत्म होती है उसी दौरान रेड जो था उसका हाथ काट देता है जब एल्बर्ट उस पे अटैक करने आता है। जब वो अपने घुटनों पे झुक चुका था वो कहता है तुम शुरुआत से ही इतने पावरफुल थे। रेड कहता है कि एल्बर्ट मुझे तुमसे सारी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं, मैंने सोचा था कि शायद से तुम थोड़े से, मैंने तुम्हें शुरुआत में सिर्फ एरोगेंट पर्सन समझा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक ताकतवर इंसान बनने के लिए बुरी राह को भी चुन लोगे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे एल जो था वो मोटू के साथ हवा में उड़ के सभी लोगों को बता देता है कि ये सब जो मोटू ने किया था वो एक ड्रग का कमाल था, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी आप न्योन के आगे बगावत करने की सोच रहे वो बिल्कुल ही गलत है। उसकी इस तरह की बात को सुन के सभी लोग जो थे वो उनकी बातों में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद से हाँ इन्हीं की ही गलती थी, इन्होंने शायद से उन लोगों को गलत समझ लिया, इसलिए अब वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। अब दूसरे थीव गिल्ड के मालिक को बंदी बना लिया जाता है। उससे मिलने के लिए वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि एक डीमन किंग होता है।
डीमन किंग को अपने सामने देख के वो काफी ज्यादा हैरान था। उसे पता नहीं था कि उसके साथ में अभी तक डीमन किंग था। दूसरी तरफ वो कहने लग जाता है कि तुमने उस डीमंस की ब्लेसिंग का गलत इस्तेमाल किया, तुम लोगों की पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा देना चाहते हो कि वो हमारा मुकाबला कर सके। इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे इसके साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने के लिए कहता है। जो भी इस बंदे के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके ऊपर डीमंस मान जाता है वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके वहां से बड़ी ही जल्दी भाग जाता है। वो भागते हुए एल्बर्ट के पास जाता है और उससे वादा करता है कि उसे एक हीरो जरूर बना के रहेगा, वरना वो उसे हीरो की पार्टी में जरूर ज्वाइन करवाएगा अगर वो उसके साथ चलता है। एल्बर्ट शुरुआत में मना तो करता है, पर वो उसे एल्बर्ट को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे मना लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वहाँ से भाग जाते हैं, बड़ी ही जल्दी जेल से भाग जाने की वजह से। दूसरी तरफ में हीरोज की पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एरिस जो है वो एक न्यू मेंबर को लेके आया होता है, जिसका की नाम टीसी होता है। ये रेड को रिप्लेस कर देगी। अब वो वहाँ पे रूटी को बुलाता है। रूटी जैसे ही बाहर आती है वो पहले टीसी को देखती है। टीसी इसका नाम है, जो कि कैसेशियन है और ये रेड को रिप्लेस करने वाली है। ये बात सभी मेंबर्स को जब पता चलती है, रूटी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी, पर वो उसे बोलती है क्या तुम्हारी टीम के साथ मैचअप तो कर पाओगी, जिसपे वो अपना सर हाँ में हिलाती है। उसे काफी ज्यादा डर तो लग रहा था हीरो के सामने, पर वो अपना कंपोजर बनाए रखती है। तो दूसरी तरफ डैन जो है वो अब रेड को ढूंढने की बात करने लग जाता है, क्योंकि जब से एरिस इसकी इस टीम का एडवाइजर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से काफी सारी गलतियां हो रही हैं। ये बात जान के दूसरी लड़की भी यही हैरानी से बात कहती है कि ये बात सही बोल रहा है। अब डैन कंफर्म हो चुका था कि अब वो रेड को ढूंढने जरूर जाएगा, पर उससे पहले रूटी वहाँ पे आ जाती है। रूटी की जब वो बात सुनता है कि हाँ वो जा सकता है रेड को ढूंढने के लिए, तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। एरिस के तो पसीने छूट जाते हैं कि आखिरकार हीरो ने कैसा ऑर्डर दे दिया। पर दूसरी तरफ एक लड़की को तो ये लग रहा था डैन के साथ में कहीं एरिस का उसके साथ 36 का आंकड़ा था, कहीं एरिस ने उसे मार तो नहीं दिया। जिसपे डैन उसे बताता है कि वो इतना जरूर ताकतवर है कि वो हम सभी को हरा सकता है, वरना हमसे बच के कहीं पे भी जा सकता है। तो ये नामुमकिन है, वो जरूर कहीं छिपा होगा, मुझे उसे ढूंढ के लेके आना है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है रूटी को, जो कि अपने मिशन के लिए निकलने की बात करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ थियोडोरा को दिखाया जाता है, जो कि एरिस को एक बेकार गाइड बताती है, क्योंकि उसने रेड की जगह लेने की कोशिश की, बल्कि वो उसके लायक भी नहीं है। तो दूसरी तरफ टीसी, जो कि इस पूरी टीम के अंदर किसी को नहीं जानती थी, वो थियोडोरा से बात करने लग जाती है। थियोडोरा उसे बताती है कि उसे रेड की जगह रिप्लेस किया गया है, जो कि हीरो का भाई है बड़ा, और ये बात सुन के वो हैरान थी। वहीं पर रेड के बारे में और भी चीजें बताती है, जैसे कि वो नॉन फाइट वाले काम वाकई बहुत ही अच्छे करता था और उसे फाइट भी काफी ज्यादा अच्छी आती थी। वो हमारे ही साथ लड़ने की पूरी कोशिश करता था, वो कभी बर्डन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रूटी जो होती है वो काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई नहीं था। वो बिना सोए अपना दिन गुजारा करती थी। जब एक दिन उसे पता चलता है कि एरिस उसके सामने काफी ज्यादा झूठ बोल रहा है उससे भाई की बात को लेके, जैसे कि वो डीमन को अकेला मारने निकल गया, उसे इस टीम में नहीं रहना था या वो तुमसे गुस्सा था, ये बात सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो उसे मार देती है। पर जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, जब ही रूटी ने उसे रिवाइव कर दिया था, क्योंकि वो आने वाले मिशंस में उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम करेगा, इसलिए उसे वो जिंदा छोड़ देती है। पर वो अभी भी एरिस से काफी ज्यादा गुस्से में थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जब वो लोग एक डंजन के पास में आ रहे होते हैं। इस डंजन के अंदर पिछले जो डीमन किंग है उसका वेपन रखा हुआ है, वो इस वेपन को लेने के लिए आए हैं। एरिस कहता है रूटी के बाद में सबसे बढ़िया ब्लेसिंग मेरी ही है और मेरे हिसाब से यहीं पे ही वो वेपन होना चाहिए जो कि प्रीवियस डीमन किंग ने इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ रीसी जो होती है वो रूटी को देखती है, जो कि बिल्कुल उदास थी, जिसे पानी की प्यास भी नहीं लग रही थी। वो कहती है तुम पिछले दिन भी जागी हुई थी, अभी भी तुम जागी हुई हो, आखिरकार तुम ऐसे कैसे इंसान हो। जिसके ऊपर रूटी बताती है कि वो एक रोबोट की तरह है, जिसे ना भूख लगती है, जिसे ना प्यास लगती है, अगर वो सांस भी ना ले तो वो जिंदा रहेगी। इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इससे ताकतवर तो इंसान बन जाता है, पर वो एक तरीके से इंसान भी नहीं रहता है। अब वो लोग डंजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे कि अब हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रूटी अपनी पूरी पार्टी के साथ में एक ही बार में घुस जाती है। वह वहाँ पे अब डीमन से फाइट करने लग जाती है। वहीं पे उसे रेड की कही हुई बातें याद आने लग जाती है कि कैसे जितने भी डीमंस हैं सभी के सभी पावरफुल होते हैं, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके कोर में होती है। साथ में ये एक ही जैसी डिवाइन ब्लेसिंग को शेयर करते हैं, जो कि है डिस्ट्रक्शन, जो कि इंसानों को खत्म करना। पर तभी रूडी बड़ी तेजी से भागती है और उसके ऊपर अटैक करती है। थियोडोरा भी उसके पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर उन्हें क्या पता था एरिस के ऊपर डीमन का अगला अटैक आने वाला है। पर तभी रूडी जो होती
होती है उसके उस अटैक को रोक लेती है और उस डीमन के ऊपर ऐसा अटैक करती है कि वो मारा जाता है। वो एरिस को कहती है कि तुम शायद से रेड के भी जितने ताकतवर नहीं हो। ये बात तो सुन के अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, वो अपने दांत चबाने लग जाता है। वो कहता है कि पिछली वॉर हम उन्हीं की वजह से हारे थे क्योंकि वो कमजोर पड़ गए थे, पर शायद से वो उसकी गलतफहमी थी। अब टीसी जो थी वो अंदर जाती है उस डंजन के और वहाँ पे वो पिछले प्रीवियस डीमन लॉर्ड का वेपन ढूंढने तो जाती है, पर उससे भी कुछ और भी ज्यादा खास मिल जाता है जो कि थी एक फ्लाइंग मशीन। वो फ्लाइंग मशीन लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीसी के साथ में रूटी जो थी वो वहाँ से निकल जाती है। वो कहती है अब हमें अपने डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। वहीं पे टीसी खुद हैरान थी कि आखिरकार असैसिन से बनना अच्छा ड्राइवर ही है, कम से कम स्ट्रैन की तो जिंदगी है। वैसे ही हमें पता चलता है कि रूटी जो है वो एक न्यू डेस्टिनेशन पे जा रही है और अपने बाकी के मेंबर्स को छोड़ के, जो कि थियोडोरा और दूसरी तरफ एरिस था। थियोडोरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एरिस कहने लग जाता है वो जरूर हार जाएगी मेरे मैजिक के बिना उस डीमन किंग से, पर उसको ऐसा नहीं लग रहा था। रूटी वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली है, पर तभी वहाँ पे वो उसका बैच देखते जो कि उसके कैब में छूट गया था। वो सोचने लग जाती है आखिरकार ये पीछे कैसे रह गया। वहीं दूसरी तरफ टीसी कहती है ड्राइवर बनना कितनी अच्छी बात है, वो भी हीरो के लिए। मुझे न किसी को मारना पड़ेगा न खुद मरने का डर होगा, मैं इसी जॉब को हमेशा करना चाहती हूँ। अब वो हीरो से पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पे जाना चाहती है, जिसके ऊपर वो बताती है कि वो कुछ समय पहले एक डीमन से मिली थी, जो कि डीमन का ये कहना था कि वो भी हम लोगों की तरह ही गॉड को पूछता है और वो डीमन किंग को खत्म करना चाहता है, जिसमें वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। वो उन्हें एक ऐसा ड्रग्स बताता है जिसके इस्तेमाल से एक इंसान अपनी ब्लेसिंग के पावर को बिल्कुल खत्म करके अपना लेवल अप कर सकता है मॉन्स्टर्स को मारते हुए, वो भी अपनी एक सेकंड ब्लेसिंग के साथ, जो कि सेकंड ब्लेसिंग है उसे उसी ही डीमन की मिलेगी और वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि पूछो मत। वो उस डीमन को खत्म तो कर देंगे सामने वाले, और जैसे वो ब्लेसिंग खत्म होगी उसकी पुरानी वाली ब्लेसिंग और भी ज्यादा ताकतवर बन के उठ के वापस आ जाएगी उसी के ही शरीर में। पर रूटी को इसका कुछ भी लेना देना नहीं था, वो बस ये चाहती थी कि उसकी ब्लेसिंग कैसे ना कैसे करके कमजोर हो जाए, जिसकी मदद से वो भी दूसरे लोगों की तरह वो सब चीज फील कर सके जो कि सभी लोग करते हैं, जैसे कि प्यार और साथ में आंसू जो कि उसकी आंखों से नहीं निकलते हैं। ये सारी चीजें वो टीसी को नहीं बताती है, पर वो उसे बताती है कि हमें जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। वो एक बार में वो सारे का सारे डोज ले लेती है जो कि उस ड्रग का था। उसके बाद उसको इमोशन फील होने लग गए थे, जिसके बाद से अब ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कि वो उसकी आदी हो चुकी है। वो डीमन उसे बताता है कि इसको बनाने वाला एक गांव के अंदर अभी बंद है, तुम्हें उसे आजाद कराना पड़ेगा। इसलिए रूटी उसे आजाद कराने के लिए जा रही है टीसी के साथ में। रूटी टीसी को पूरी बात तो नहीं बताती है, पर हाँ इतनी बात बता देती है कि हम किसी को आजाद कराने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो ये मिशन पूरा करने के लिए चल देती है। वहीं दूसरी तरफ रेड की शॉप पे कोई भी नहीं आ रहा था, ठंड का मौसम था, कोई भी उनकी शॉप पे आना पसंद नहीं कर रहा था। जहाँ पे कि रेड उसे बताती है कि शायद से उसे हैंड वार्मर बेचने चाहिए जो कि लोगों के हाथ गर्म करने में मदद करते हैं। ठंड के अंदर ही काफी ज्यादा बिक सकते हैं क्योंकि उसके किंगडम में यही बिकते हैं। ये बात सुन के रेड जो था वो ये चीज बनाने के अंदर तो कामयाब हो जाएगा, पर उसे ये जानना है कि लोग सच में उसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ डेमो लोगों को बांट के आता है जो कि उसके करीबी थे। उन सभी को वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर रात हो जाती है, रेड अपने घर की तरफ निकल रहा था, पर तभी उसे वहाँ पे रेड्स मिल जाती है जो कि उसके गाल को छूती है। उसके गरम गरम हाथ जब उसके गाल पे लगते उसे वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर तभी वहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है। स्नोफॉल होता हुआ देख के वो एक दूसरे से एक एक चीज शेयर करते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद में वो एक टेबल पे बैठते हैं। अब अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे टीसी को हमारी रुचि बता रही होती है कि तुम्हें मुझे हीरो के नाम से नहीं पुकारना है, बल्कि तुम्हें मुझे कोई और नाम से पुकारना पड़ेगा जिसकी मदद से कोई भी मुझे टाउन के अंदर ना पहचान सके। जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए चली जाती है, फिर वापस आती है तब वो अपने स्वॉर्ड बदल के आती है और थोड़े से कपड़े, जिससे कि वो बता सके कि अब मुझे लोग नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि मेरे पास हीरो की स्वॉर्ड नहीं है। रास्ते से जाते हुए एक पुलिये पे एक नाइट उनसे पैसे की डिमांड करता है दूसरे टाउन में जाने के लिए, पर रूटी जो थी वो उसे एक मुक्का मारती है और उसे वो हवा में भेज देती है। हवा में जाते हुए वो सीधा पानी में जाके गिरता है और उसके जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे उसके शरीर से उतर जाते हैं और इसलिए रूटी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वहाँ से हमारा रेड बाहर निकल के आता है उसी रास्ते से। रेड से वो पैसे मांगता है और कुछ कपड़े, पर वो जो रेड होता है वो भी उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है कि आखिरकार ये घूसखोर बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। और उस मुक्के की वजह से तो उस नाइट की इज्जत ही उतर जाती है क्योंकि उसकी अंडरवियर भी नदी के अंदर बहती हुई चली जाती है। दूसरी तरफ रूटी जो होती है एक बड़े से मॉन्स्टर को हंट करके उनकी सिटी में लेके आ रही होती है जहाँ पे की रेड रहता है। गार्ड इतना बड़ा हंट देख के काफी ज्यादा हैरान था। टीसी भी खुद भी हैरान थी कि आखिरकार हमारा हीरो करना क्या चाहता है।
रात के समय जब वो इधर उधर चक्कर लगा रही थी टीसी, तो उसी दौरान हमारा रेड भी चक्कर लगा रहा था। नाइट उसे एक ड्रिंक के लिए पूछता है जिसपे वो मान जाता है और नाइट के साथ जब ड्रिंक ले ही रहा था वहाँ पे टीसी आ जाती है। टीसी जो थी वो इसकी ताकत को पहचान जाती है इसकी ऑरा से, तो दूसरी तरफ हमारा रेड भी पहचान जाता है कि जरूर कोई असैसिन होगी बड़े लेवल की। टिस अब वहाँ से इसके बारे में और भी चीजें पता लगाती है, जैसे कि रेड आखिरकार है कौन, इसका काम क्या है और ये बाकी चीजें क्या करता है। ये सारी बातें वो रूटी को बताती है कि शायद से उनका यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनिमी निकल सकता है जो कि रेड है, जिसके चर्चे मैंने बहुत सुने हैं, हमें उससे सतर्क रहना पड़ेगा। जिसके ऊपर रूटी कहती है तुम चिंता मत करो, हम उससे दूर ही रहेंगे, हम यहाँ पे अपना मिशन चुपचाप करने आए हैं और चुपचाप करके निकल जाएंगे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रूटी जेल का इंस्पेक्शन कर रही थी, क्योंकि वो उस अल्केमिस्ट को बाहर निकालना चाहती है जिसने की वो ड्रग्स बनाए थे, जिसकी मदद से हम अपनी एक सेकंड ब्लेसिंग को और अवेक कर सकते हैं। पर वो ये बात भी सोचने लग जाती है क्या सच में रेड उसे ये चीज करने के लिए हाँ कहता या नहीं कहता। वो काफी ज्यादा उदास थी, पर उसे यही बात याद आने लग जाती है कि कैसे उसका भाई उससे दूर हो गया। रात के समय रूटी जो थी वो अपने टीसी के साथ में जाती है, उस एल्केमिस्ट को वहां से बचा के दूसरी तरफ लेके आ जाती है। यानी कि वो एल्केमिस्ट से वो सारे डॉट्स बनवा के रहेगी जो कि उसने सोचे हैं, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को कम कर सकती है। पर उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसे हील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो यहाँ के सबसे बढ़िया हर्बलिस्ट या एल्केमिस्ट के पास जाना चाहती है जो कि उसे बहुत ही जल्दी ठीक कर दे, जिसकी मदद से हम अपने ड्रग्स के काम को और भी ज्यादा तेजी से चला सके। इसलिए वो ऐसे ही करते, वो रेड की शॉप में जाते हैं जहाँ पे रेड को देख के उसकी सिस्टर रूटी की आंखें भर आती हैं और वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा था। अपनी बहन को रोता हुआ देख के वो खुद हैरान था। गॉन उससे पूछना तो चाहता था कि आखिरकार ये है कौन, पर उसे भेज देता है। रूटी कहती है कहीं तुम्हारे दोस्त को बुरा तो नहीं लगेगा, जिसके ऊपर कहता है नहीं नहीं, उसे फैमिली मैटर्स में पढ़ने की आदत नहीं है, वैसे तुम लोग बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। जिसके ऊपर रूटी कहती है मैं भी हीरोज की पार्टी छोड़ के आ गई हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर खुद रेड भी काफी ज्यादा हैरान था। रेड उन्हें मना कर देता है अगर वो उसे हीरो की टीम में ले जाने के लिए आई है तो नहीं जाएगा, क्योंकि एरिस ने उसे पहले ही वहां से हटा दिया था, अब वो वापस से उस जगह पे नहीं जाना चाहता है। जिसके ऊपर उसकी सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे रूटी पूछे कि आखिरकार तुम्हारे साथ यहाँ पे कौन रहता है। वो कुछ नाम बताने ही वाला था कि उससे पहले वहाँ पे रेड्स आ जाती है। रेड्स को वहाँ पे आता हुआ देख के वो काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है, जो कि किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है। सेकंड प्रिंसेस इसके साथ कब से यहाँ पे रह रही है, यही सारी बातें उसके मन में खाई जा रही थी। पर जैसे ही रेड्स देखती है कि रूटी यानी कि हीरो पार्टी की हीरो यहाँ पे आ चुकी है, वो काफी ज्यादा हैरान थी। कुछ समय बाद रूटी बताती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई थी। वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई थी जो कि डीमन किंग को हराने में उनकी मदद कर सकता है। साथ में उसे उसका भाई भी मिल चुका है, तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। वहीं रेड्स को लग रहा था कि शायद से रेड उसके साथ में चला जाएगा, पर रेड उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। तो दूसरी तरफ रूटी भी जो होती है वो भी उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो भी अपने भाई के साथ यहीं पे रुकेगी। ये चीज रूटी को साथ में रेड्स को हैरान कर देने वाली थी। वहीं चलते हुए रूटी को एक स्ट्रोक पड़ता है तो वो वही ड्रग्स ले लेती है। ये देखते हुए वहीं दूसरी तरफ एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जिसे कि रूटी बताती है कि वो 7 हफ्ते के लिए यहीं रुकने वाली है। जिसपे वो एल्केमिस्ट गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर गाँव के लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो उसे ये जान से मार देंगे इस बार। पर दूसरी तरफ हमें टीसी को दिखाया जाता है जो कि रूटी को कहती है कि अभी उस एल्केमिस्ट को एक बड़ी सी लेबोरेटरी चाहिए, जिसके लिए मैंने एल्विन फॉरेस्ट के बारे में सोचा है। जिसके ऊपर रूटी गुस्से में खड़ी होती है और धीरे धीरे खड़े होने के बाद में वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, अपनी एक हाथ को आगे करते हुए। उसकी इस तरह की चाल को देख के टीसी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कहीं इसके पेट के साथ कुछ कर तो नहीं देगी, पर वो उसे माफी मांगने के लिए आगे आ रही थी। जिसपे टीसी समझ जाती है कि इसका इंटरेक्शन इतने सारे लोगों के साथ नहीं है कि ये बेसिक एटिट्यूड्स भी सीख सके, इसलिए इस तरह की वियर्ड हरकतें करती है, तो शायद से मुझे इसका दोस्त बन जाना चाहिए। ये उसे माफ करती है और इसे अपने पेट को सहलाने के लिए भी ऑफर करती है, क्योंकि वो समझ जाती है क्योंकि हीरो के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी नहीं जी सकता है, इसलिए उसे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी रूटी जो थी वो रेड की शॉप को संभालने लग जाती है। आने वाला हर एक ग्राहक उसके चेहरे को देख के भाग जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं होती है। अब रेड जो होता है वो रूटी को अपने साथ एक सोना में लेके जाता है जहाँ पे वो आया करता था। सोना के बाद में वो उसे बाहर लेके आता है, जहाँ पे कि वो उसे बाहर की मार्केट भी घुमाना चाहता था। वो ये पूरा सुल्तान टाउन उसे दिखाना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बहन हो
और तुम मेरी हमेशा बहन ही रहोगी, चाहे तुम कितनी दूर ही चली जाओ। उसकी ये बात सुन के वो ब्लश करने लग जाती है और जब वो उसके सर पे हाथ रखता है तब उसके इमोशन बदल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एरिस को एल्बर्ट मिल चुका था। एल्बर्ट को सारी सच्चाई मालूम थी। वो उन्हें बताने लग जाता है कि एक डीमन है जो कि हमारे गॉड के साथ ही पूजा करता है। वो चाहता है कि वो रेटू से मिले और उसको वही डिमोनिक ब्लेसिंग वाली पिल्स दे दे, जिसे कि ड्रग भी कहा जाता है, जिसकी मदद से वो डीमन को हरा सके। अभी वो जोल्टन की तरफ गए हुए हैं। ये बात सुन के वो भी निकल पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें रेटू को दिखाया जाता है। रेटू जो थी वो अपने भाई के साथ रहने लग जाती है। काफी दिन बीत चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब जब उसकी सिस्टर अपने भाई से बातें कंप्लीट करती है तो अब बात ये छिड़ जाती है कि अब वो लोग नहाने जाएंगे, जिसके ऊपर उसकी बहन उसके साथ ही नहाने की बात करने लग जाती है। पर टीसी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाथटब चेक करूंगी, मुझे इस चीज का रिव्यू देने में मजा आता है। वो बाथटब का रिव्यू देने लग जाती है जो कि गहरा और चौड़ा था, जिसकी वजह से उनका आधे से ज्यादा शरीर ढक जा रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा मजेदार है। वहीं दूसरी तरफ रीटू जो थी वो अपने भाई की कहानियां रीट्स को बताने लग जाती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपने भाई के बिना कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों शुरुआत से ही अनाथ थे। हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के जा चुके थे। उसके बाद से ही उसी के भाई ने उसकी हमेशा रखवाली की है, और जब एकदम से उसका भाई उसे छोड़ के चला गया तब उसे उसकी एम्प्टीनेस का एहसास होने लगा कि वो उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और एक दिन जब उसके ऊपर एक आउल बियर ने अटैक कर दिया था तब उसके भाई की वजह से ही वो जिंदा लौट के आ पाई थी। अगर उसका भाई बीच में नहीं आता और उस आउल बियर के ऊपर अटैक नहीं करता तो शायद से आज वो उन लोगों के सामने भी नहीं होती। रिट्स जो थी इस तरह की बातें सुन के रीटू के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रीटू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। उसके चेहरे पे खुशी के भाव थे रोते हुए। ये चीज देख के खुद टीसी भी हैरान हो गई थी कि कैसे इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। मैं इन्हें जरूर ठीक करके रहूंगी, जैसे कि रिट्स ने रेड को किया था। वो इस बात का दृढ़ निश्चय बना लेती है। वहीं रिट्स जो थी वो भी रीटू की बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है मेरे से ज्यादा जरूरत तो रेड को इसकी है और इसको रेड की। और वहीं जो रीटू थी वो अपने भाई को गले से लगा लेती है उसी दिन और अपने भाई से वादा करती है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ टीसी जो थी वो रेड को सारी की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो एक ड्रग का सेवन कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइमरी पावर है वो कमजोर पड़ जाती है। ये बात सुन के वो समझ जाता है कि जोल्टन के अंदर उसी अल्केमिस्ट का ड्रग ले रही होगी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को कम कर पा रही है और वो उसका नाम डीमन को हराने की ताकत का लेती है। वो जानता था कि उसकी बहन इमोशंस को फील करना चाहती है, पर वो अपनी बहन की पूरी मदद करने का वादा करता है और वो कहता है मैं इसका एंटीडोट जरूर बना के रहूंगा, क्योंकि टीसी उसे ये कहती है कहीं एकदम से उसकी प्राइमरी पावर की ताकत उसके ऊपर से खत्म हो जाए और उसकी सेकंड पावर उसके ऊपर हावी ना पड़ जाए, जिससे कि वो एग्रेसिव बन जाएगी और क्या पता वो लोगों के लिए दुश्मन भी बन जाए। इसलिए वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रेड अपनी बहन की मदद करने के लिए मान जाता है। तो दूसरी तरफ एल्वन फॉरेस्ट में जाने की बात करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिस को, जो कि एल्बर्ट के साथ आ चुका था। ये भी इस समय जोल्टान के अंदर होते हैं, जहाँ पे कि हीरो की पार्टी मेंबर्स रेड फेस भी हैं। ये जैसे ही वहाँ पे देखते हैं कि इनके सामने एक बंदा गुजरता है जिसका नाम शूरा होता है। शूरा ये एक डीमन है जो कि इंसानी भेष बना के रखा हुआ है। रेड जो था वो जितने भी लेबोरेटरी के सामान थे उन्हें उठाने लग जाता है। उसे उठाते उठाते वहाँ पे डैन मिलता है। डैन का एक हाथ कटा हुआ था, वो इसकी कहानी बताने से मना करता है क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा लंबी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेड जो था वो सारी की सारी बातें उगल देता है, जो कि एरिस भी ये सारी बातें सुन लेता है कि कैसे वो उस ड्रग का इस्तेमाल कर रही है जैसे कि यहाँ के लोगों ने पहले किया था। उसकी मदद से वो अपनी प्राइमरी पावर को आसानी से ओवर पावर कर पा रही है और इमोशंस को फील कर पा रही है, पर वो चीज उसके लिए काफी ज्यादा बुरी है। हमें उसके लिए एंटीडोट जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। हमें जोल्टान के पास जाना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर डैन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि आखिर में रीटू उसी की ही तो पार्टी मेंबर थी। वो उसे एज अ सिस्टर अपनी देखा करता था और एक ताकतवर योद्धा की तरह भी, तो उसका मदद करना रीटू की एक स्वाभाविक सी बात है। ये दोनों इस मिशन के लिए मान जाते हैं और दोनों इस मिशन के लिए निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी रेड पूछता है कि तुम्हारे एक हाथ को क्या हुआ है, क्यों ना तुम मुझे बता दो। जिसके ऊपर डैन उसे ये चीज बताने से मना कर देता है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, वो फिर कभी टाइम में इसे बता देगा। उसके बाद उनके वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिस को दिखाया जाता है जो कि इनके अंदर था। वहाँ पे डैन आता है। डैन के हाथ दोनों सुरक्षित थे। एरिस ये देख के काफी ज्यादा हैरान था, पर दूसरी तरफ अब उसे भड़काने लग जाता है कि कैसे रीटू को पहले से पता था कि रेड यहाँ पे रह रहा है और वो यहाँ पे सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है। वो तो एरिस तुम्हें बस अपनी टीम से निकालना चाहती थी। वो तुम्हारे सामने एक बगावत कर रही है। तुम डीमन किंग को ना हरा पाओ और
तुम्हारा नाम फैल ना पाए। ये बात सुन के एरिस जो है वो रेड से बदला लेने के लिए और भी ज्यादा उतावला होने लग जाता है कि मैं रेड से जरूर बदला लेके रहूंगा। वो उसकी फार्मेसी की शॉप के ऊपर जाता है, उसको एक तरह से पूरे तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है। वो उनके बेडरूम के अंदर भी जाता है, जिससे वो चाकू से एक एक करके काट देता है। ये लेबोरेटरी का हाल देख के वहाँ पे डैन कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो लोग तो यहाँ पे है भी नहीं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों एल्विन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। डैन जो था वो कहता है कि हमें एल्विन फॉरेस्ट पे जल्द ही जाना पड़ेगा, और चलते चलते वो अब कहानी बताने लग जाता है कि कैसे उसका हाथ कटा था। ये कहानी तब की है जब वो लोग एक डीमन से लड़ाई कर रहे थे जिसका की नाम शूरा था। रेड्स के मारने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा था। रेड्स ने तो उसकी हर्ट पे मार था, जिसपे डैन कहता है वो एक एडवेंचर के रूप में मेरा हाथ उसने काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ एरिस के साथ हमें एक और डैन को आती हुई दिखाया जाता है, जो कि सीधा एल्विन फॉरेस्ट की तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये वो देख के समझ जाते हैं वो जरूर से अशूरा होगा। वो उसका पीछा करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि टीसी और रेड्स को भी दिखाया जाता है जो कि एल्विन फॉरेस्ट की तरफ ही जा रहे थे। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि डैन भी उसे मिला था रेड्स से, तब वो ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि जिस किसी को भी वो मारता है उसका हिस्सा खा जाता है, वो उसी का जैसा रूप ले सकता है। डैन का एक हाथ कटा हुआ है, तुम्हें अब ध्यान रखना है कहीं तुम गलती से कहीं दूसरे डैन के साथ में टीम अपना कर लो और अपनी कब्र खुद ही खुदवा लो। इस तरह की बात को सुन के रेड्स जो है वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। रेड्स भी उससे वादा करती है कि जिसे जैसे ही डैन उसे दिखाई देगा तो उसे मार देगी, क्योंकि उसे भी रीटू की काफी ज्यादा चिंता है, और असूरा ने अगर डैन को मारा है तो मैं भी उसे मार के दम लूंगी। ये बात सुन के हमारा जो रेड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आगे बढ़ने लग जाता है एल्विन फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे क्यों लाइब्रेरी है। वो अंदर पहुंचता है और धीरे धीरे करके एक मशाल की मदद से आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पे उसे एक खाई दिखाई पड़ती है, इसलिए वो कूदते हुए नीचे जाता है। नीचे जाते उसे एक कमरा दिखाई देता है जहाँ पे कि उसकी बहन का नाम था। वो उस कमरे को अपनी स्वॉर्ड से बड़े ही आसानी से और जल्द ही तोड़ देता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे वही अल्केमिस्ट मिलता है। वो उसे अपना होस्टेज बना लेता है, उससे पूछता है कि आखिरकार उसकी बहन कहाँ पे है। उसे ये नहीं पता था, पर तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है, यानी कि रीटू की वजह से वहाँ पे आती है। अपने भाई को देख के वो अपनी स्वॉर्ड नीचे कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिमोनिक ब्लेसिंग खाने वाले ड्रग ले रही हो, पर मैंने तुम्हारे लिए एक एंटीडोट बना लिया है। मैं इसी का ही जुगाड़ कर रहा था जिससे कि तुम अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाओ। ये बात सुन के उसकी बहन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसने उसके भाई के इजाजत के बिना ये डिमोनिक ब्लेसिंग लेने की कोशिश करी, पर उसका भाई रेड जो था वो उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके लिए एक एंटीडोट बनाने की बात करता है, जिस पे तो उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिर में उसका भाई उसे भूला नहीं है। चाहे कितना ही लंबा समय बीत गया हो, वो अभी भी उसकी फिक्र करता है। जब वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी तरफ कुछ और भी दुश्मन बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये बात टीस और रेड्स बताती है। ये बात जान के वो सभी लोग हैरान थे। उनकी तरफ आंख वाले शैतान बढ़ रहे होते हैं, जो कि एक बार जब किसी को देख लेते हैं तब उसकी पोजीशन को मैप पे मार्क करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से वो इनके पास बहुत जल्द ही पहुंचते होंगे। इसलिए रिट्स कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, जैसे ही वो वहाँ पे आएंगे मैं उन्हें एक एक करके खत्म कर दूंगी। मुझे हराने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हीरो पार्टी की हीरो हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के उसके सारे के सारे साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अभी भी इसमें वही जज्बा है जो कि एक हीरो में होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे अल्केमिस्ट बता रहा होता है कि रिज की जो पावर है वो डिमोनिक ब्लेसिंग लेते ही गायब हो जाती है, और डिमोनिक ब्लेसिंग भी उसके शरीर में नहीं आती है, यानी कि अभी तक वो अवेकन नहीं हो पाई है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें कि उनकी लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए अब रिज जो थी वो लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा लाइटनिंग का गोला आगे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। वो अल्केमिस्ट जानना चाहता था कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं, इतनी देर से भाग किससे रहे हैं, किससे बचना चाहते हैं। पर हीरो उसे सीधा सीधा चलने के लिए कहती है। चलते चलते वो एरिस के पास में आ जाते हैं। एरिस जैसे ही रूटी को देखता है वो उसे वापस से हीरो टीम में आने के लिए कहता है, पर इस बार रूटी की बात सुनकर वो हैरान था। रूटी उसे साफ साफ मना कर देती है, वो कोई हीरो नहीं बनना चाहती है, वो अपने भाई के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है। उसकी ये बात तो सुन के एरिस का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो सबसे पहले रेड के ऊपर हमला कर देता है। रेड पीछे जाके गिरता है, इस वजह से रूटी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, और रूटी का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि एरिस की आधी जान उसी समय वहां से चली जाती है। और वहीं रूटी कहती है, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश तो की, पर मैं उसे हील करके वापस जिंदा कर दूंगी। वो ऐसा ही करती है, वो अपने भाई को हील कर देती है और उसके साथ वो वहां से निकल जाती है। एरिस वहीं पे इंजर्ड पड़ा था। वो कहने लग जाता है
कि शायद से रूटी को हीरो नहीं बनना है, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। फिर तभी वहाँ पे वही असुरा डीमन आ जाता है जिसने कि डैन का रूप ले रखा होता है। वो जैसे ही अपने असली रूप में आता है वो सबसे पहले उसे एक हीलिंग पोशन पिला देता है जिससे कि एरिस ठीक हो जाता है। एरिस चाहता था कि वो उसका साथ दे जिसकी मदद से वो इस हीरो को इसकी स्वॉर्ड पकड़ा दे, जिसकी मदद से इसकी पावर इसके ऊपर काबू पा लेगी और ये डीमन को मारने में हमारा साथ देगा। इस तरह की बात को सुन के एरिस हैरान था। एरिस भी यही करना चाहता था। जब इन दोनों की सोच आपस में मिल जाती है तब ये लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। एरिस सोचने लग जाता है कि कैसे जब वो पहली बार रूटी से मिला था उसे लगा था कि ये यही हीरो है जो कि इस दुनिया को बचाना चाहती है, मैं इसी का ही साथ दूंगा, जिंदगी भर इसी की ही सेवा करूंगा। पर ऐसा लग रहा है कि वो सब सिर्फ एक झूठ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे रूटी, टीसी और वहाँ पे रेड और रिड्स के पास में और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सभी यही बात कर रहे थे कि कुछ एनिमीज अंडरग्राउंड जा रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये बात जब टीसी उन लोगों को बताती है वो भी बड़ी ही जल्दी उस जगह के लिए निकलने का कंफर्म कर लेते हैं। टीसी बताती है कि वो पावरफुल लोग हैं इसलिए हमें थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वही अल्केमिस्ट जो था वो कहने लग जाता है अगर तुम कहीं पे जा रहे हो तो मुझे बता के तो जाओ, पर उसे वापस से बिना बताए जाने लगते हैं इसलिए उनका पीछा करता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे हीरो की टीम की एक और लड़की आ जाती है जो कि डैन से कहती है तुम हमें बीच में रास्ते में मत आओ, हम चाहते हैं कि रूटी हमारी मदद करे इन डीमन किंग को हराने के लिए, क्योंकि डीमन किंग की वजह से काफी सारे आम इंसान लोग मारे गए हैं। हीरो टीम की पार्टी मेंबर यही चाहती थी जो कि वो वहाँ पे आ चुकी थी। वो एरिस के साथ में मिल चुकी थी क्योंकि वो भी हीरो को अपने साथ ले जाना चाहती है। पर तभी वहाँ पे डैन आ जाता है। जैसे ही दूसरा डैन उस वेपन को उठाता है और शूरा के पास फेंकता, उसका हाथ सुन पड़ जाता है क्योंकि वो जो स्वॉर्ड थी वो फर्स्ट हीरो की स्वॉर्ड थी जो कि वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस तरह की स्वॉर्ड को तो देख के सभी लोग हैरान थे कि इसे हीरो की स्वॉर्ड मिल गई, अब हमारे लिए शायद ऐसे मुश्किलात बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ डैन के उल्टे पंचेस भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। डैन कहता है शूरा को कि जब शूरा ने उसका सीधा हाथ काटा तब उसने उल्टे हाथ से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और शायद से वो उसके लिए कर्स नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में बाहर निकल के आए क्योंकि उल्टे पंचेस उसके और भी ज्यादा ताकतवर है सीधे हाथ के मुकाबले। इसी वजह से शूरा इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वहीं पे हमें दिखाया जाता है एरिस कहता है डैन को पिछली बार मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, अब मैं इसे कैसे हराऊंगा। फिर भी वो कहता है तुम हम दोनों से फाइट करोगे तो हार जाओगे, क्यों ना तुम पहले ही मेरी टीम में आ जाओ। जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं तुम्हें रीटू के साथ भी कुछ भी नहीं करने दूंगा। पर वो लाइटनिंग शॉक से उसके छाती के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है शूरा, जिसकी वजह से उसके गट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। पर तब भी वो खड़ा था अपने दोनों पांवों पे, वो उनसे और भी फाइट करना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो डीमन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है जिसे कि शूरा कहते हैं, जिसके 6 हाथ होते हैं। तब भी वो हमारे डैन से नहीं जीत पा रहा होता है। डैन उसके हाथ की एक एक स्वॉर्ड को तोड़ देता है, पर वहीं शूरा के पास में पाँव में एक और स्वॉर्ड होती है जिसकी मदद से वो डैन को बड़ी आसानी से हरा देता है। डैन बेहोश हो चुका था। एरिस को उसके लिए बुरा भी नहीं लग रहा था। वो कहता है कि मैंने जब से रेड को धोखा दिया है बाकी लोगों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेड को धोखा देने की एक ही वजह थी, अगर वो इस पार्टी से चला जाता तो वो हीरो का राइट हैंड कहलाता और वो भी एक फेमस हीरो बन चुका होता, पर उसकी वजह से सब कुछ ये खराब गया। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे एरिस और शूरा जो होते हैं इस लेबोरेटरी के सबसे ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं जिससे कि वो एक क्रिस्टल की मदद से खोलते हैं। इस लेबोरेटरी की जो टेक्नोलॉजी थी वो इस समय से काफी ज्यादा एडवांस थी। ये देख के तो एरिस हैरान था। जैसे ही वहाँ पे एक पिटारा खुलता है उसके अंदर 5 हीरोज की लेजेंडरी स्वॉर्ड निकलती है। इतनी सारी स्वॉर्ड्स को तो देख के एरिस का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वही बात हो जाती है जैसे कि जो ड्रॉप हो जाना। अब वहीं दूसरी तरफ शूरा जो था वो उसे बताता है कि सारी की सारी फेक स्वॉर्ड है, इनमें से कोई भी असली नहीं है, इनमें से जो एक गायब है वो भी तुम्हें ऊपर मिली थी। इस तरह की बात एरिस को हैरान कर देने वाली थी, जिसके बाद वो पूछता है तो रीटू के पास में जो स्वॉर्ड है आखिरकार वो कैसी स्वॉर्ड है, जिसपे वो बताता है कि वो एक फेक स्वॉर्ड है, वो सिर्फ उसकी रॉ स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग का कमाल है जिसकी मदद से वो इतने सारे डीमंस को हरा पाती है। वरना अगर उसके पास प्रीवियस हीरो की अगर लेजेंडरी स्वॉर्ड आ जाती है तो मुझे लग रहा था कि वो डीमन को जरूर हरा देगी जो भी उसके सामने आएगा। उसकी ताकत को नापने के लिए कोई भी डिवाइस यहाँ पे अभी भी नहीं जन्मा होगा। इस तरह की बात एरिस की आंखें खोल देती है। वो चाहता था कि रीटू उसकी की ही टीम में आए, क्योंकि अगर वो उसे ओवर पावर कर देता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा और वो डीमन को हराने के पीछे पड़ जाएगी, जिसकी मदद से वो आराम से रेड को भी हरा सकता है। ये एकदम कारगर प्लान था जो कि वो आराम से फुल्ली इस्तेमाल कर सकते थे, पर वो इस चीज से दुखी थे कहीं हमारा प्लान हम पे ही उल्टा ना पड़ जाए। जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है
रीटू जो होती है वो अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है जो कि फेक थी, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो रियल है। साथ में वो रेड को भी उसकी स्वॉर्ड देती है। अब वहीं पे डीमन जो था वो रिड्स के कोच का चेहरा ले लेता है, पर तब भी रिड्स उसे मार देती है। वो सिर्फ उसका एक क्लोन था, वो गायब होकर रिड्स के पीछे ही खड़ा था। वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर उससे पहले वहाँ पे वो बच जाती है। रेड भागते हुए जाता है क्योंकि रिड्स उसकी होने वाली वाइफ है, वो उसे इंजर्ड नहीं होने दे सकता है। इसलिए रिड्स को बीच में आता हुआ देख के वो उनके ऊपर फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। रीटू भी अब बीच में कूद जाती है, वो अपने भाई को बचाती है और कहती है तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो। जिसके ऊपर एरिस कहता है कि वो सबसे पहले तुम्हारे भाई को हराना चाहेगा। ये कहते हुए लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और हमारी रीटू के ऊपर फेंकता है, पर उसका इस्तेमाल वो अच्छे से नहीं कर पाता। वो काफी ज्यादा कमजोर था। हीरो स्वॉर्ड के होने के बावजूद भी बड़े ही आसानी से रीटू जो थी वहाँ पे एक बवंडर ला देती है। उसका इस्तेमाल करते हुए उनकी पावर आधे से ज्यादा कमजोर हो जाती है। असुरा ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है इसकी स्वॉर्ड नकली है, फिर भी इसकी रॉ स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है, इसको हराना थोड़ा नामुमकिन रहेगा, हमें जल्द से जल्द इसे हराना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जमीन फटती है और वहाँ से थियोडोर आती है जो कि वहाँ पे आते ही रीटू के ऊपर और रिड्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है, ये कहते हुए कि हमें रीटू की जरूरत है, वही डीमन किंग को हरा सकती है, क्योंकि अगर वो डीमन किंग को नहीं हराएगी तो डीमन किंग आम आदमी और आम औरत बच्चों को जान से खत्म करता रहेगा। हमें एक हीरो की जरूरत है, अगर ये हीरो हमारे कोई काम नहीं आ रहा है तब हम इसे मार के एक दूसरे हीरो का जन्म करवाएंगे। उसकी बात उसके दिल पे चुभने वाली थी क्योंकि बचपन से ही थियोडोर जो है वो उनकी टीम मेंबर है। वहीं पर रेड ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसने भी हमें धोखा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब रीटू की टीम जो थी वो धीरे धीरे करके ओवर पावर होने लग जाती है, ज्यादा नंबरिंग के होने के बावजूद भी, क्योंकि वो लोग वाकई में कब से ज्यादा कमजोर थे। क्योंकि जब से थियोडोर उनकी टीम में गई है और साथ में शूरा, इनसे निपटने के लिए तो अकेला रीटू को बीच में जाना पड़ रहा था और बाकियों को रिड्स का हराना उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। टीसी भी थोड़ी कमजोर थी। वहीं शूरा कहने लग जाता है कि हमें इन्हें मारना पड़ेगा, इसके बाद ही हम न्यू हीरो को बोर्न करा सकते हैं और डीमन किंग को मार सकते हैं। शूरा इनकी मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि गॉड्स का गेम है। वहीं दूसरी तरफ रेड जो था वो थियोडोर से कहने लग जाता है कि हर किसी की ब्लेसिंग उसकी मर्जी से काम करेगी, अगर यहाँ पे रीटू बचाना चाहेगी लोगों को तो बचाएगी, वरना वो नहीं बचाएगी। उसकी ये बात सुनकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्टोन फेंक देते हैं, पर उससे रीटू जो थी वो अपने भाई को बचा लेती है, पर थियोडोर उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। शूरा भी उसका फायदा उठाता है और रीटू पे वार करना शुरू कर देता है। उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इस प्रकार से वो जमीन के नीचे पड़ी चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एरिस जो था वो रेड से फाइट करना चाहता था, पर दूसरी तरफ उसे लग रहा था रेड भी हार चुका है, इसलिए वो टीसी को कहता है आखिरकार तुम इनके टीम में क्यों हो, अगर तुम मेरी टीम में आ जाती हो तो मैं शायद से तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर वो उनकी टीम में नहीं जाना चाहती थी, वो उनसे फाइट करना चाहती थी क्योंकि उसकी इकलौती फ्रेंड जो कि हीरो थी जिसका नाम रीतू था, उसने उसको मारने की कोशिश की है और हमसे गद्दारी करने की कोशिश की है एक टीम में होते ही। एरिस को गुस्सा आने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या बोल रही है, वो उसे गद्दार बोलना चाह रही है, बल्कि वो तो इंसानों की जान बचाना चाहता है। पर दूसरी तरफ हमें उसी अल्केमिस्ट को दिखाते हैं जो कि उन्हें बचाने की कोशिश करता है स्मोक से, पर उससे पहले एरिस उसे अपने एरो से वहीं खत्म कर देता है। टीसी ये देख के और भी ज्यादा टूट जाती है कि उसके साथी एक एक करके उसके सामने मर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिज को और हमें रेड को दिखाया जाता है। उन्हें बचाने के लिए डैन अपने सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो एक लिफ्ट में बंद थे और वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरे जा रहे थे, इसलिए वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो उन दोनों को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। उसके मार्शल आर्ट वाकई में इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो उनकी जान बड़ी ही आसानी से बचा लेता है और उन्हें ऊपर भेज देता है। एरिस ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक भी करता है, पर उसका अटैक हमारे रेड के ऊपर कुछ भी असर नहीं आता है क्योंकि वो सारा अटैक अपने ऊपर हमारी रिड्स ने ले लिया था और चीज का फायदा उठाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर रेड जो था वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है एरिस के ऊपर। एरिस पागल हो चुका था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला था कि टीसी के स्ट्रिंग की मदद से वो उसके हैंड को रोक लेती है, पर बड़ी ही जल्दी रेड जो था वो एरिस को वहीं पे खत्म कर देता है। जैसे ही एरिस खत्म होता है ऊपर का मामला शांत हो चुका था क्योंकि एरिस मरते हुए अपनी माफी मांगता है क्योंकि उसने शायद से रेड को कम आंका था। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें शूरा को दिखाया जाता है। शूरा की एरिस तारीफ कर रहा होता है तो दूसरी तरफ टीसी भी मारी जा चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे रीटू जो थी वो अब शूरा से फाइट करने के लिए नीचे आ चुकी थी। शूरा कहता है कि तुम कमजोर पड़ चुकी हो, तुम मुझसे नहीं जीतने वाली हो। ये कहने के बाद वो सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, पर दूसरी तरफ रीटू जो थी वो अपनी टूटी हुई लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी फुल फिजिकल एनर्जी के पोटेंशियल तक जाते हुए उससे फाइट करना शुरू कर देती है। दोनों की फाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि हमारी स्क्रीन पे दिखना नामुमकिन सा हो जा रहा था
उनको एक दूसरे के अटैक समझना काफी मुश्किल पड़ रहे थे। इसी वजह से शूरा के पास अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस था कि उसकी ब्रोक लेसनर जैसी बॉडी तेज नहीं चल सकती थी, पर उसका इंड्योरेंस काफी ज्यादा था। इस वजह से रेड्स का अटैक उसके ऊपर इतना जल्दी काम नहीं आ रहा था, पर रेड्स उसके स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ दे रही थी। वो एक एक करके उसे मारने लग जाती है। अब शूरा को जब लगने लग जाता है कि वो हारने वाला है, वो सारी की सारी स्वॉर्ड की पावर उसे देने के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि उसकी मदद से ही इसकी जो पावर है इसके ऊपर फुल कंट्रोल पा लेगी और इसके शरीर पे इसकी ताकत का कब्जा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है थियोडोर को, जिसे कि हमारा रेड बचा लेता है, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्ती, बेशक से उसने उसकी जान लेने की कोशिश करी, पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रूटी आ जाती है। रूटी जैसे ही वहाँ पे आती है, उसकी आंखों में किसी तरह का इमोशन नहीं था। ये देखने के बाद में हमारा रेड काफी ज्यादा हैरान था। वो एकदम से उसके ऊपर अपना अटैक लॉन्च करती है, पर टीसी बीच में आके अपनी जान कुर्बान कर देती है, यानी कि पिछले अटैक से वो जिंदा थी। वो माफी मांगती है टीसी से कि वो उसे नहीं बचा पाई, ना उसके इमोशन उसके सामने ला पाई। ये कहते हुए वो अपना जीवन दान वहीं पे त्याग देती है रेड को बचाते हुए। रेड कहता है इसके ऊपर पावर हावी हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला सीजन यहीं पे एंड होता है। अगर जिस किसी को भी इसका सीजन 2 देखना है, तब हमारी इस वीडियो के ऊपर 5K का लाइक टारगेट और 5K का सब्सक्राइबर टारगेट जल्द से जल्द पूरा करा देना।